नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एसएसटी में मतलब सोशल साइंस में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया गया है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यदि बात करें मुद्रण संस्कृति का मतलब होता है छपाई करना। ठीक है, जब छपाई प्रारंभ हुई थी तो उससे क्या हुआ कि भारत की संस्कृति को या तो फिर मुद्रण संस्कृति से भारत के राष्ट्रवाद में किस प्रकार से विकास हुआ या किस प्रकार से सहयोग किया, उसको हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की है। तो किस प्रकार से, तो देखिए 1 नंबर में हम लोगों को बताया जा रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्या क्या, तो यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का प्रसार, आधुनिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो मुद्रण संस्कृति से भारत में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो देश भावना थी या देशभक्ति की भावना जो थी उसका प्रसार हुआ और आधुनिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विचार जो था उसका प्रचार हुआ, लोगों तक जनसाधारण तक ये सभी जो भावना थी ये पहुंचने लगी। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ कि प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया और प्रेस के माध्यम से जो है राष्ट्रवादी लोगों का जो अपना विचार था वो जन जन तक मतलब लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि मुद्रण ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। और मुद्रण ने क्या किया कि जो साधारण लोग थे उन लोगों का सर्वस्व मतलब सब कुछ समर्पण करने की प्रेरणा दी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, जिसे आधुनिक बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, और उनका गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत बन गया। ठीक है, और ये सभी संभव हो पाया जब मुद्रण संस्कृति आया। यदि मुद्रण संस्कृति नहीं आती तो शायद जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग थे वे लोग जितने भी पुस्तक लिखते वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता, उन लोगों का जो भी सोच था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे बहुत सारे बात है जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, और जब लोगों तक पहुंच नहीं पाती तो इतना बड़ा आंदोलन होता नहीं और हमारे देश को आज़ादी भी मिलता नहीं। ठीक है, कह रहे कि अतः मुद्रण संस्कृति के विकास ने भारतीयों के आत्मगौरव और देश प्रेम को जागृत करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। और यदि बात करें तो मुद्रण संस्कृति ने क्या किया, तो भारतीयों के आत्मगौरव और देश प्रेम को क्या किया, जागृत किया और उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। ठीक है, आगे यदि बात करें तो दूसरा प्रश्न जो हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है मतलब ये प्रश्न जो एग्जाम में जो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन बैंक खोल करके देख सकते हो कि सारा का सारा प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको और अच्छे से रिविजन कर लो और अच्छे से समझ लो ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यदि बात करें तो भारतीय जो बुनकर थे उन लोगों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा उन लोगों को कपड़ा मिलता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशगी के रूप में कर्ज दिया। पेशगी के रूप में मतलब होता है कि एक तरीके से आप लोग एडवांस या बोल सकते हो या तो फिर मनचाहा बोल सकते हो। तो इस रूप में जो है उन लोगों को कर्ज दिया। इस प्रकार उन्होंने बुनकरों को स्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया और इस प्रकार से वे लोग कर्ज के जाल में ही फंसा लिया कि आपने मेरे पास कर्ज लिया तो आपको सामान हमको ही बेचना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। आगे कह रहा है कंपनी ने वेतनभोगी गुमस्तों को नियुक्त किया जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। देखिए गुमस्ता क्या होता था कि कंपनी ने क्या किया, कुछ लोगों को रखा ये देखभाल करने के लिए कि जो बुनकर है वो अपना सामान किसको बेच रहे हैं, कितना ज़्यादा मात्रा में बेच रहे हैं या कितना कम मात्रा में बेच रहे हैं, ये निगरानी करने के लिए जो है उन लोगों को रखा था और ऐसे लोगों को जो है गुमस्ता कहा जाता था। तो गुमस्ता का
नियुक्त करके क्या किया कि निगरानी रखने लगा, और निगरानी करने से क्या हुआ, उन लोगों को फ़ायदा होने लगा कि बुनकर जो है वो किसी दूसरे को नहीं बेच सकते थे माल। आगे बताया जा रहा है कि वे ये भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनियों या स्थानीय भारतीय व्यापारी को लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है। और गुमस्ता का और एक काम होता था कि वो ये भी देखता था कि और भी जो अन्य यूरोपीय कंपनी है क्या उन लोगों को तो सामान नहीं बेच रहा है, या तो फिर जो स्थानीय भारतीय व्यापारी जो है उन लोगों को सामान नहीं बेच रहे। तो इस प्रकार से जो है उन लोगों ने पूरा का पूरा एक तरीके से प्लानिंग करके एक तरीका निकाला कि किसी प्रकार से जो भारतीय बुनकर जो है दूसरे को सामान ना बेच पाए, और इस प्रकार से कंपनियों को सिर्फ सामान मिलने लगा। ठीक है, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों से रेशम और कपड़े की नियमित आपूर्ति मिलती रहती थी, और इस प्रकार से सिर्फ उन्हीं लोगों को सामान सिर्फ मिलता रहा। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में आप जो भी जानते हो वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कह रहा है कि अंग्रेजों ने नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। देखिए, अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, और उनका उद्देश्य था दांडी यात्रा करने का कि वो खुद जाकर के नमक को बनाए और नमक कानून का क्या करे, उल्लंघन करे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। देखिए, और वो स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करना चाहते थे, और एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या किया, नमक को ही एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में चुना, क्योंकि नमक का इस्तेमाल जो है देश में रहने वाले सभी जाति और धर्म के लोग करते थे। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने इसको एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में जो है इसी को चुना। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि नमक सर्वसाधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था तथा चिकित्सीय दृष्टिकोण से भारत में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। बात करें तो नमक का इस्तेमाल सर्वसाधारण, सभी साधारण से साधारण लोग भी इसका भोजन के रूप में जो है इसका उपयोग करते थे, और तो और चिकित्सीय दृष्टिकोण से, मतलब चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी ये हमारे भोजन के लिए अत्यंत आवश्यक था। अतः नमक कर को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और गांधी जी ने क्या किया, ये नमक कर जो था कि भारतीय लोग यदि नमक बनाएंगे तो उनको उसके बदले में कर देना पड़ेगा, कि इसको गांधी जी ने क्या किया कि एक दमनकारी पहलू के रूप में बताया। ठीक है, दमनकारी मतलब होता है कि एक शोषण वाला। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक पैदल यात्रा की। यदि हम लोग बात करें तो इस आंदोलन को गांधी जी ने अपने गिने चुने कुछ साथियों के साथ 240 किलोमीटर का दूरी पैदल चल करके तय किया था। ठीक है, यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन नमक बनाने का उनका उद्देश्य था कि जो कानून था उस कानून का उल्लंघन करना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय विरोध की भावना को जन्म दिया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये एक ऐसा आंदोलन बन गया कि भारतीय लोग जो थे ना, उन लोगों के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की, एक विरोध की भावना उत्पन्न हो गई, और दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना हुई। दांडी मार्च का यदि बात करें तो एक अभूतपूर्व घटना हुई जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, जिसने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य को ही पूरी तरीके से हिला करके रख दिया। दांडी यात्रा पर ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, और दांडी यात्रा द्वारा ही क्या किया, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किया था। ठीक है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, कॉर्न लॉ जो था तो समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मतलब आप लोगों को टिप्पणी लिखने के बोला गया है इसके बारे में कि कॉर्न लॉ को समाप्त क्यों किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग उत्तर को बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, 19वीं शताब्दी में एक कानून बनाया, और उनका मकसद था कि जो वहाँ के ब्रिटिश भूस्वामी है, भूमि के मालिक है, उसके हितों का रक्षा किया जाए। ठीक है, मतलब उनके बारे में जो अच्छी बात नहीं यहाँ पर, मतलब उन लोगों को किसी प्रकार से मुनाफा हो, ये सोच करके उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया, और विदेश से जो फसल आते थे, ठीक है, तो उसको उन लोगों ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो इसी को कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों
के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के परिणाम जब ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ने लगा तो लोगों में हाहाकार मच गया और विवश होकर सरकार को यह कानून हटाने पड़े। जब उन लोगों ने भूस्वामियों के रक्षा के लिए ये कानून लागू कर दिया कि विदेश से जो भी सामान आ रही है खाने की पीने की तो उस पर बैन लगा दिया जाए, परंतु क्या हुआ कि उससे ब्रिटेन में खाने पीने की कमी होने लगी, जिसके कारण उसका कीमत बढ़ने लगा और लोगों में हाहाकार मच गई। और जिसको देखते हुए वहाँ के सरकार ने क्या किया कि फैसला लिया कि जो कानून बनाया गया है इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। इस कानून के हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। देखिए अब इस कानून को जब हटा दिया गया तो इसके बहुत सारा प्रभाव भी पड़ा था। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। देखिए अब क्या हुआ कि जब विदेशों से सामान आने लगी तो जिससे क्या हुआ कि खाद्य सामग्री सस्ता हो गया और सस्ता होने से जो गरीब जनता थी और साधारण जनता थी उन लोगों को तो बहुत लाभ हुआ। जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगी तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए और जिससे क्या हुआ कि जब विदेशों से जो सस्ता सामान इंग्लैंड में आने लगे तो वहाँ के जो भूस्वामी थे वो बर्बाद हो गया। ठीक है, बहुत सी भूमि ऊसर हो गई और खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए। वहाँ के भूमि जो थी वो ऊसर हो गई। ठीक है, और वहाँ पर जितने भी किसान थे वे लोग बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए? क्योंकि वे लोग तो कंगाल हो चुके थे। कंगाल क्यों हुए थे? क्योंकि वो लोग जितने मात्रा में उत्पादन किए थे, जितना पैसा लगा करके उत्पादन किए थे उतना तो उन लोगों के पास आया नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे लोग उसी प्रकार भूमि को छोड़ दिए और उन लोगों को जितना नुकसान हुआ जिसके कारण जो है वे लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब उन लोगों का सामान कोई खरीदेगा नहीं उतना कीमत पर, जिसके कारण तो बेरोजगार होना था ही। और ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। जिसके बाद फिर क्या हुआ कि ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते थे, जो किसान थे, वे लोग नौकरी की तलाश में शहर की ओर भागने लगे, जिससे शहर का स्थिति भी और ज़्यादा खराब हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें, यह भी हम लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल का जो खेती थी उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति जिस प्रकार थी उसके बारे में हम लोगों को वर्णन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या थी। तो उत्पादन के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए होती है। तो सबसे पहला कि चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। यदि बात करें चावल का उत्पादन करने के लिए तो उष्ण जलवायु चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए। ठीक है, इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यदि वर्षा का बात किया जाए तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके इस फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इस फसल के लिए यदि बात करें तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक रहती है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटी और डेल्टा प्रदेशों में पाए जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। और यदि बात करें सबसे अच्छी प्रकार की मिट्टी तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि ज़्यादातर नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है या तो फिर डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए चावल अधिकतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में खूब उगता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।